हे गाइस, कैसे हो आप सब? गणित के क्वेश्चन वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो और अपने इंजीनियरिंग जर्नी के लिए एक नया लैपटॉप को भी खरीदने का सोच रहे हो, तो भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बीटेक का हर एक स्ट्रीम के लिए परफेक्ट लैपटॉप आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो को 100% देख लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में बताया गया हर एक सॉल्यूशन या फिर जो मैं सजेशन दूंगा उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका फुल बीटेक लाइफ पे कभी भी आपको लैपटॉप के परफॉर्मेंस में कोई शिकायत का मौका देखने को आपको नहीं मिलेगा। और इस वीडियो पे मैं आपको कोई पर्टिकुलरली लैपटॉप की मॉडल नंबर नहीं बोलूँगा, बल्कि वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे अपने लिए एक बेहतर लैपटॉप खरीद सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा, और वो भी हर एक स्ट्रीम के लिए, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रीम का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहती है। और उस डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को मैं सर पर रख के इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। अगर आप हो सके अगर उस स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप आप खरीद लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पूरा आपका जो आपका बीटेक लाइफ जाएगा वहाँ पर आपको कभी भी लैपटॉप के परफॉर्मेंस में कोई भी आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बीटेक जर्नी पे सबसे ज़्यादा जो लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स होता है वो होता है सीएस, मतलब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को। उसके बाद आता है आईटी डिपार्टमेंट को, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और उसके बाद आता है ईसी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद भी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सिविल है, मैकेनिकल है, इन लोगों को भी लैपटॉप की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ता है मेरे ख्याल से वो सीएसई और आईटी वालों को होता है। मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हूँ, तो मुझे ही पता है कि इसी में भी लैपटॉप का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में जो लैपटॉप की पहला रिक्वायरमेंट देने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको दो तरीके का रिक्वायरमेंट दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है एफोर्ड करने के लिए। तो जिन लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो, डेफिनेटली वो थोड़ा हायर रिक्वायरमेंट्स का लैपटॉप खरीदेगा, वो क्यों लो रिक्वायरमेंट्स का लैपटॉप खरीदेगा। लेकिन जिन लोगों के पास मतलब उतना फैमिली का जो फाइनेंशियल कंडीशन अगर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ उन लोगों को भी अगर थोड़ा सा मतलब जो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं आपको उन लोगों के लिए वो बता दूंगा। इससे क्या होगा कि वो लोग भी अच्छा अपने बीटेक जाने पर कहीं भी लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप का मैं लैपटॉप बताने वाला हूँ, आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप बस उस जो रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ आपको वो स्क्रीन पर एक के बाद एक दिखता जाएगा, आप उसको बस नोट डाउन कर लेना या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो पहला मैं आपको ये कैटेगरी बताना चाहता हूँ, जो सीएसई, आईटी एंड ईसी, इन तीनों कैटेगरी के अंदर जो बंदे आते हैं। ठीक है, इन तीनों बंदे का लैपटॉप का जो फर्स्ट कैटेगरी है, जहाँ पर हाई कैटेगरी, मतलब जहाँ पर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैंने भी जब अपना पहला लैपटॉप खरीदा था तो मैं 50,000 के आसपास अपना लैपटॉप खरीदा था। और मैं अपने कॉलेज में वो बंदा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हर एक कॉलेज पे या फिर स्कूल पे ऐसा लैपटॉप होता है जिससे लोग मतलब लैपटॉप या फिर टेक्निकल इशू के लिए सजेशन मांगता है। तो मैंने भी अपने अक्खा बीटेक लाइफ पे बहुत से लोगों को, मतलब मेरे दोस्त को लैपटॉप खरीदने का सजेशन दिया था, और वो जो मेरे सजेशन से अपना लैपटॉप खरीदा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है उन लोगों का काम। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ आपको इसी मतलब विषय में आपको सजेशन देने के लिए। तो अगर आप सीएसई, आईटी और ईसी इन तीनों डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा पोजीशन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप i5 अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप i5 की 8th जनरेशन को ही एफोर्ड कीजिए। ठीक है, सिर्फ i5 8th जनरेशन के नीचे आप कोई भी प्रोसेसर वाला लैपटॉप मत खरीदना, क्योंकि अगर आप लोकल शॉप में जाते हो खरीदने के लिए तो डेफिनेटली वो थोड़ा आपको ठगने की कोशिश करेगा ही करेगा। ठीक है ना, वो आपको बता देगा कि देखो भाई इसमें i5 है, लेकिन आपको जनरेशन डेफिनेटली ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि i5 8th जनरेशन ही एक ऐसा प्रोसेसर है जहाँ पर आपको 4 कोर के साथ और 4 लॉजिकल कोर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरा मतलब है आपको 8 कोर का सीपीयू वहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मेन सीपीयू होगा इंटेल का। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने ध्यान पर रखना। ठीक है, तो जो सीएसई, आईटी और ईसी वाले हैं वो डेफिनेटली हाई कैटेगरी पे i5 का 8th जनरेशन का लैपटॉप ही खरीदना। उसके बाद आपको मिनिमम 8 GB का रैम लगेगा ही लगेगा। अगर हो सकता है तो आप 16 GB का रैम लगा लीजिए, क्योंकि जो सीएसई और आईटी वाले हैं वो आगे जाकर वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जो एंड्रॉयड स्टूडियो आता है वो इस्तेमाल करेगा ही करेगा। आपको आगे जाकर VS कोड और जो अदर डेवलपमेंट टूल्स, अगर आप गेम डेवलपमेंट भी करना चाहते हो तो आपको यूनिटी भी डाउनलोड करना पड़ेगा। वो उसका एक का ही साइज़ 10 GB के आसपास आता है।
उसके बाद जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो भी बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करता है, ठीक है। मैंने बहुत लोग को देखा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ वो अपने मोबाइल पे एंड्रॉइड इमुलेटर को चलाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा रैम होगा तो आप एंड्रॉइड इमुलेटर को अपने लैपटॉप पे भी चला सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप 16 GB पर चले जाइए, ठीक है। i5 8th जनरेशन के साथ 16 GB ऑफ रैम। और अब आप बता सकते हो तुम्हें इसी वाले को इतना रैम का क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसी कैटेगरी के अंदर इसी रैम बता रहा हूँ, क्योंकि इसी वाले को भी मैटलैब नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। आपको ये मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर से आपको ये स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा और ये पूरा थर्ड ईयर तक, मतलब थर्ड ईयर के लास्ट टाइम तक चलेगा। उसके बाद जो मार्केटिंग वगैरह है उसमें उतना रैम की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन मैटलैब पे आपको बहुत सा रैम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब अपने इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने मैटलैब 2018 को इंस्टॉल किया था, जिसका साइज़ मेरे ख्याल से 21.5 GB के आसपास था। तो आप सोच सकते हो इतना बड़ा एक, और सबसे बड़ी बात, इसको इंस्टॉल करने में भी आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा अगर आपके पास SSD ना हो। तो डेफिनेटली आप जो लैपटॉप खरीद रहे हो उसमें SSD मस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। और रैम भी एक चीज़ के लिए होना चाहिए कि मान लो आप जब अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करोगे तो आपको, आप जो काम कर रहे हो शायद गूगल मीट पे या फिर किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन पे आपको अपने दोस्तों को वो चीज़ शायद लाइव दिखाना भी पड़ सकता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा रैम होगा तो आप 2-3 ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हो, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस भी चला सकते हो और उसके साथ अपना एंड्रॉइड स्टूडियो को भी चला सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कभी भी रैम के रिगार्डिंग कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 8 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हो तो 16 GB तक अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्राफिक्स कार्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली, हम लोग को i5 के 8th जनरेशन का एक लैपटॉप चाहिए, उसके साथ 16 GB ऑफ रैम एंड एक SSD चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ग्राफिक्स कार्ड में मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप AMD का ग्राफिक्स कार्ड लो, कभी भी AMD का ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेना, क्योंकि AMD का जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड का भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको बीटेक जाने पे कभी भी ग्राफिक्स कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप फोटोशॉप या फिर, क्योंकि बहुत से जो इंजीनियर है वो अभी अपने, जैसे मैं भी यूट्यूब में अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि बाद में जाकर शायद आप यूट्यूब पे अपना करियर बनाओगे या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर या फिर अपना जो शौक है उसको पूरा करोगे, तो डेफिनेटली आपको एक ग्राफिक्स कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा तब। तो डेफिनेटली अगर आप ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ले रहे हो तो डेफिनेटली एनवीडिया का ही ग्राफिक्स कार्ड लेना, ठीक है। और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने लैपटॉप को बहुत देर तक चलाओगे। जब आप थोड़ा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पर जाओगे तो आप उस वक्त अपना लैपटॉप को बहुत देर तक चलाओगे, तो डेफिनेटली किसी भी राइजन का CPU वाला लैपटॉप मत खरीदना। यहाँ पर आपको बजट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आप इंटेल के वजह से राइजन के ले रहे हो तो आपका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। लेकिन बाद में क्या होगा, जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पर जाओगे तो जैसे मैं भी अपने लैपटॉप का भी कभी भी शट डाउन नहीं करता हूँ। रात में जो 3-4 घंटे के लिए वो स्लीप मोड पे ही रखता है, बस मैं अपना लीड को बंद कर देता हूँ और ऐसे ही पड़ा रहता है, तो तब आपको शट डाउन करने का भी वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात एकदम सच है, शायद आपको अभी मजाक लग सकता है, लेकिन जब आप सेकेंड या थर्ड ईयर पर जाओगे तो आपको अपने लैपटॉप को शट डाउन करने का भी वक्त नहीं मिलेगा, आप बस अपना लीड को बंद कर दोगे। तो इसीलिए आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि ज़्यादा देर तक चले और ज़्यादा हीट भी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि AMD की वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको पता चल रहा है कि अगर आप हाई कैटेगरी पे चाहते हो तो आपको CSE, ECE एंड IT के लिए इस लैपटॉप का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो अब आ जाता है हम लोग सिविल पे और जो मैकेनिकल है इन लोगों के, क्योंकि इन लोगों को ऑटोडेस्क या फिर जो मैकेनिकल का जो डिज़ाइनिंग टूल्स है उन लोगों को बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कि हो सके तो आप i3 का 8th जनरेशन पे चले जाइए, ठीक है, क्योंकि i3 का 8th जनरेशन ही एक बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ पर भी आपको 8 कोर देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली आपका प्रोसेस स्पीड तो आसान हो ही जाएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि अगर हो सके तो 16 GB का लैपटॉप खरीद लो, ठीक है, नहीं तो आप 8 GB में भी रख सकते हो, क्योंकि आप शायद पता होगा अगर आपने कभी भी ऑटोडेस्क या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर चलाए होंगे, जैसे कि माया भी हो गया, माया भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लेंडर भी इस्तेमाल करते हैं 3D डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि जो सिविल होते हैं उन लोगों को ये सब करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये अकेला 2 से 3 GB तक आपका मेमोरी खा लेगा, और उसके बाद जो होगा आपको पता है कि विंडोज़ भी बहुत ज़्यादा रैम का हुक्कर है, तो वो भी खाएगा। अगर आप विंडोज़ को अपडेट वगैरह भी करते हो तो वो तो रैम खाएगा ही खाएगा। तो इसीलिए आपको 16 GB का रैम आपको लेना ही पड़ेगा, और आपका काम स्मूथली चले इसलिए आपको एक SSD लेना ही पड़ेगा। आप 250 GB का लो, 480 GB का लो, लेकिन एक SSD आपको मस्ट लेना ही पड़ेगा।
हो सकता है आपके लैपटॉप पे शायद हार्ड डिस्क का फीचर्स ना हो, सिर्फ SSD दिया गया है, तो डेफिनेटली आप उसी लैपटॉप को सिलेक्ट कीजिए। आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक पे सिर्फ SSD लगा हुआ है, एक पे सिर्फ हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली SSD वाला ऑप्शन को मतलब लैपटॉप को सिलेक्ट कीजिए। एक आप साइड पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लो, 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर आपको 1.5 TB से 2 TB तक आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा। आप HD को एक्सटर्नली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अब बारी आती है ग्राफिक्स कार्ड के लिए, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल वालों को ग्राफिक्स कार्ड का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ग्राफिक्स का बहुत सारा काम होता है। और ये बात आपको शायद कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद CSE और IT, ये सभी जाकर आखिर में किसी भी IT कंपनी में जॉब करते हैं, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, उसके बाद कॉग्निजेंट हो गया, TCS हो गया, ठीक है, एक्सेंचर हो गया। लेकिन जो नॉर्मली मैंने देखा है कि सिविल और जो मैकेनिकल वाले होता है वो आखिर में जाकर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पे अपना करियर बनाता है। मैंने ये बहुत देखा कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का जो मैक्सिमम बंदा होता है वो शायद सिविल से आता है, इलेक्ट्रिकल से आता है और मैकेनिकल से आता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बंदा है ये शायद कोई IT डिपार्टमेंट में आ जाता है और कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पे आ जाता है। और वैसे भी इसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग तो है, अगर आप कंटेंट राइटिंग भी करते हो तो आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वाला एक लैपटॉप का रिकमेंड पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा वाला ग्राफिक्स कार्ड जिसमें हो ऐसा लैपटॉप कार्ड परचेस कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड लो। तो यहाँ पर ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है ये AMD का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ एक लैपटॉप है, ठीक है। इसमें AMD का ग्राफिक्स कार्ड है, तो मुझे पता है कि AMD का ग्राफिक्स कार्ड कितना ज़्यादा थर्मल थ्रॉटलिंग करता है। और सिर्फ यह पर नहीं, मेरे बहुत से दोस्तों के पास नया जो AMD का जो क्रिम्सन वाला, मतलब क्रिम्सन रिलाइज एडिशन का जो नया ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है वो सभी लगा हुआ है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि AMD बहुत ज़्यादा हीट होता है। और अब जब कोई गेम खेलोगे ना तो आप शायद अपने लैपटॉप में गेमिंग वगैरह भी करोगे इन फ्यूचर, क्योंकि हर वक्त पढ़ाई का काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब गेमिंग करोगे आपको अपना मतलब एकदम इन हैंड आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1-1.5 मिनट के बाद ही आपका लैपटॉप थर्मल थ्रॉटलिंग करना चालू कर देगा। ये AMD का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको FPS अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो इसलिए मैंने इसके साइड बाय साइड एक NVIDIA वाला लैपटॉप को मतलब कंपेयर करके मैंने देखा था कि NVIDIA का लैपटॉप अच्छा परफॉर्मेंस देता है, और अगर आप लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करते हो तो NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ेगा। मैं आपको डेफिनेटली ये कहूँगा कि भाई पढ़ाई लिखाई के लिए आप कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड ले लो, आपका काम हो जाएगा। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो भाई गेमिंग के लिए लैपटॉप नहीं है, क्योंकि मैं आपको सीरियसली कह सकता हूँ गेमिंग के लिए लैपटॉप नहीं है। आप गेम खेल सकते हो, लेकिन आप वहाँ पर ज़्यादा देर तक गेम नहीं खेल सकते हो, क्योंकि लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट होगा, ठीक है। तो गेमिंग के लिए लैपटॉप आप भूल जाओ, आप अपने दिल में रहने के लिए लैपटॉप पर गेमिंग कर सकते हो। तो इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा लो कैटेगरी पे, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को इतना हाई रेंज का लैपटॉप शायद वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जो लो कैटेगरी में जो लैपटॉप्स आएगा वहाँ पर आप i3 से नीचे कभी नहीं जाओगे, ठीक है। तो लो कैटेगरी पे भी आपको शायद i3 मिलेगा, i3 का 8th जनरेशन देखने को मिलेगा। अगर जो लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो एक इंटेल की प्रोसेसर को अफोर्ड कर पाए, तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप तब राइजन पे आ जाइए, ठीक है। AMD का राइजन भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन हाँ ये थोड़ा हीट वगैरह होता है, ठीक है, ज़्यादा हीट होता है। अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो आप देखना कि आपका प्रोसेसर थोड़ा हीट हो जाएगा, जो कि इंटेल वाले लैपटॉप से उससे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास उतना ज़्यादा मतलब पैसा नहीं है तो डेफिनेटली आप राइजन पे जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा प्रोसेसिंग स्पीड आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि इंटेल से आप राइजन पे ही आ जाओ, क्योंकि बाद में जाकर आपको जो प्रोसेसिंग के लिए जो मतलब दिक्कत होगा, सरदर्द होगा, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको भी SSD को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। आप हार्ड डिस्क उड़ा दो, मतलब लैपटॉप पे आपको हार्ड डिस्क आपको रखने का ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर 480 GB का ही मिल रहा है SSD तो आप SSD वाला लैपटॉप ही लो, ठीक है। और अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप अभी ग्राफिक्स कार्ड के लिए मत जाओ, सिर्फ आप एक CPU और एक SSD और मिनिमम 8 GB का रैम वाला किसी भी लैपटॉप का परचेस कर लो, ठीक है। अगर आप अपने लैपटॉप पे SSD लगाते हो तो भाई आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। मैंने हाल ही में SSD का एक वीडियो भी लगा के आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया होगा अभी तक। तो वो वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि SSD लगाने से लैपटॉप का स्पीड कितना बढ़ता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप के अंदर ही।
तो किसी को भी आपको SSD को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये सारा चीज़ें पता चल गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी शायद आपको किसी और यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर बंदा हूँ। मैं अभी 4th ईयर का हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें एक इंजीनियर अपने कंप्यूटर के में फेस करता है प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। तो अगर आपका घर आपका कॉलेज के पास है, क्योंकि मैं आसनसोल पे रहता हूँ, मेरा कॉलेज कोलकाता पे, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं अगर एक डेस्कटॉप खरीदूंगा तो मैं डेफिनेटली उसको लेकर कोलकाता पे नहीं जा सकता। सही बात है ना, क्योंकि मुझे सेमिस्टर जो एंड होगा जब तक मुझे घर आना पड़ेगा। तो अगर आपका सिचुएशन कुछ मेरे तरह आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो डेफिनेटली आप लैपटॉप खरीदो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका कॉलेज भी जहाँ पर है और कॉलेज के ही सिटी पे आपका घर है, आप अपने घर से कॉलेज पे जाओगे, तो डेफिनेटली आप डेस्कटॉप में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि मान लो आपके पास एक i3 का 8th जनरेशन का एक लैपटॉप है, और सेम ही i3 का 8th जनरेशन का आपके पास डेस्कटॉप का एक डेस्कटॉप है, ठीक है। तो डेस्कटॉप का जो परफॉर्मेंस होगा वो लैपटॉप से करीब करीब डबल होगा। क्यों? क्योंकि लैपटॉप पे जो प्रोसेसर लगा हुआ रहता है ना, वो मोबाइल प्रोसेसर होता है, वो ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है। और उसी तरह डेस्कटॉप में जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करता है, और इसीलिए डेस्कटॉप का जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी होता है। आप अगर आपके किसी दोस्त के पास सेम प्रोसेसर का एक डेस्कटॉप है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जाके किसी भी एक गेम को इंस्टॉल करके देखो, वो जल्दी हो जाएगा। गेम खेल कर देखो, वहाँ पर लैग आपको कम देखने को मिलेगा। लैपटॉप पर तो हीटिंग इशू रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो और सबसे बड़ी बात, सेम कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप बिल्ड करने में आपको लैपटॉप से कम खर्चा आएगा। और कॉलेज का आपको लैपटॉप क्यों जरूरत पड़ेगा? आपको बीटेक जर्नी पे सिर्फ और सिर्फ PPT प्रेजेंटेशन पे PPT प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। छोटा मोटा कुछ एडिटिंग वगैरह, मतलब अगर आप CSC पे हो तो आपको छोटा मोटा सा कोडिंग वगैरह दिखाना पड़ सकता है, लेकिन 99% ऑफ टाइम आपको PPT प्रेजेंटेशन के लिए ही आपको अपने लैपटॉप को कॉलेज पे लेना जाना पड़ेगा। और एक दो चीज़ होता है कि मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तब आपको अपना लैपटॉप को कॉलेज में लेकर जाना पड़ेगा। नहीं तो इन दोनों चीज़ के बजाय आपको डेली क्लासेस में लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको ये एकदम सच बता रहा हूँ, मैं खुद एक मैकआउट का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अगर आप मैकआउट से हो और ये मतलब मैकआउट पे रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हो, मैकआउट यूनिवर्सिटी के किसी एक कॉलेज पे, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिर्फ मैकआउट के यूनिवर्सिटी के लिए भी नहीं, ये वीडियो में एकदम जनरल वाइज बनाया है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करने वाले हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट आपके पास रहेगा तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए, मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा जरूर हुआ होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।